तो अब हम चैप्टर नंबर 13 पे मूव कर चुके हैं। ये आपका 13वां चैप्टर है जिसके अंदर हम रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड हायर ऑर्डर स्किल्स को समझने वाले हैं। अभी हम लगभग टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पूरा सब्जेक्ट है इसकी पूरी तह तक आ चुके हैं, मतलब बहुत डेप्थ के अंदर हम आ चुके हैं। अभी आपके लिए जो है बहुत कम चैप्टर बचे, इसके बाद हम इसको क्लियर करने के बाद जो यूजीसी नेट और प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर हमारा जो एक कंसेप्ट है टीचिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के लिए लॉजिकल थिंकिंग एक क्रूशियल पॉइंट होता है। यहां आपका जो चैप्टर है वो इसी पर बेस्ड है कि जब एक टीचिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो उस समय आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग जो स्किल है वो बहुत ही बेटर होनी चाहिए, जिससे आप उसका एक बहुत बेस्ट से बेस्ट आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकें। बेसिक ऑफ रीजनिंग के अंदर अगर बात करें, जो तर्क शक्ति है उसकी मूल बातें क्या क्या हो सकती है तो इसको समझिएगा आप। सबसे पहले रीजनिंग यानी तर्क शक्ति वह प्रोसेस है, आपकी रीजनिंग वह प्रोसेस होती है जिसमें आप लॉजिकल और सिस्टमेटिक रूप से सोचकर एक कंक्लूजन यानी निष्कर्ष या सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। आप क्या करते हैं इसके अंदर भाई, पहले तो लॉजिक लगाएंगे जो भी तार्किक चीजें हैं, उसके बाद आप उसको सिस्टमेटिक वे से क्या करते हैं, आप उसको सोचते हैं और उसके बाद में उसका क्या करते हैं, आप निष्कर्ष निकालते हैं और इसके बाद में आप क्या करते हैं, उसके सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। तो ये चीज आपके किसके अंदर आती है, रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग क्या कह रही है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप लॉजिकल और सिस्टमेटिक वे में, लॉजिकल मतलब किसी चीज को कैसे किया जा सकता है वो सोचेंगे और उसको कब करेंगे या किस किस तरीके से करेंगे, तो वो होता है आपका सिस्टमेटिक वे। अभी जब सोच लिया तो इसको आप क्या करें, इसका एक कंक्लूजन निकालेंगे आप, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इसका कोई एक रिजल्ट कह सकते हैं, आउटकम कह सकते हैं। तो रिजल्ट तक जो पहुंचा जा रहा है आपका किस तरीके से, या तो लॉजिकल या सिस्टमेटिक वे से, तो इन दोनों को अप्लाई करने के बाद में जो इसका रिजल्ट आ रहा है आउटकम, वो आपका क्या है, रीजनिंग है आपका। यह क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल एबिलिटी को एनहेंस करता है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में आप जब उसका गहन अध्ययन करते हैं तो वो आपका इसके अंदर आ जाता है। एनालिटिकल एबिलिटी का मतलब होता है उसके बारे में आप जो भी विश्लेषण कर रहे हैं, है ना, तो उसकी एबिलिटी को क्या करता है, ये और ज्यादा बूस्ट करता है, एनहेंस करता है। अब ये टीचर के लिए इसका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस फॉर टीचर। तो क्लासरूम प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर देखें तो स्टूडेंट के बिहेवियरल इश्यू को एनालाइज करना और इफेक्टिव सॉल्यूशन को डेवलप करना आपका किसके अंदर आ जाता है, क्लासरूम प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान। अगर उसके पास में एक रीजनिंग कैपेबिलिटी होगी टीचर के पास में, तो स्टूडेंट का जो भी बिहेवियरल इश्यू है उसको वो अच्छे से एनालाइज करके उसका एक इफेक्टिव सॉल्यूशन निकाल सकेगा। सेकंड आता है डिसीजन मेकिंग का, जहां पर डिसीजन लेना है उसकी बात की जाए तो उसमें क्या होता है, देखो डिसीजन मेकिंग अंदर देखें तो करिकुलम मॉडिफिकेशन या असेसमेंट स्ट्रेटजी पर लॉजिकल डिसीजन लेना। करिकुलम मॉडिफिकेट मतलब जब भी देखो, करिकुलम क्या होता है आपको पता है, सिलेबस का बड़ा रूप। सिलेबस में ओनली आप क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट की आप बात कर सकते हैं, चैप्टर्स को पढ़ने और टॉपिक पर फोकस करते हैं। लेकिन करिकुलम में सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं लेकिन प्लस उसके साथ में जो अदर एक्टिविटीज हैं उनको भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये अदर ऑपरेशन और ये जो सब्जेक्ट, इनको अच्छे से आप अगर मॉडिफाई कर सकते हैं तो ये चीज आपकी यहाँ पर जो है हेल्प करती है इसके अंदर। इसके अलावा जो भी असेसमेंट आप बच्चों को देंगे तो उसकी क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है, उसके अंदर क्या करना है, तो उसको भी ये क्या करता है, फोकस करवाता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आ जाती है आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर। करिकुलम को मॉडिफाई करना या असेसमेंट पर लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए आपको हेल्प करता है रीजनिंग। अगला थर्ड, क्लैरिटी ऑफ थॉट, यानी जो भी आपके विचार हैं उसके अंदर क्लैरिटी के लिए भी हेल्प करता है। कंटेंट को लॉजिकली और क्लियर तरीके से प्रेजेंट करने में भी आपका जो रीजनिंग कंसेप्ट है वो आपको क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंस है टीचर के लिए, क्लासरूम की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने को लेकर, और जो भी करिकुलम या मॉडिफिकेशन या फिर असेसमेंट स्ट्रेटजी होती है उस पर लॉजिकल डिसीजन के लिए यहाँ पर हेल्प करता है। और क्लैरिटी ऑफ थॉट के अंदर देखेंगे तो कंटेंट को लॉजिकली और क्लियर तरीके से प्रेजेंट करने में भी ये हेल्प करता है आपका। अब बात करते हैं एक व्यवस्थित सोच क्या हो सकती है, सिस्टमेटिक थिंकिंग क्या होती है। तो रीजनिंग में सिस्टमेटिक थिंकिंग का मतलब है किसी डिफाइंड मेथड या प्रोसीजर को फॉलो करना। ध्यान रखना, रीजनिंग में सिस्टमेटिक थिंकिंग का मतलब क्या है भाई, डिफाइंड मेथड का मतलब है पहले से जो चीजें डिफाइन की हुई है या उसके लिए जो मेथड डिफाइन किया हुआ है या फिर उसके लिए जो भी प्रोसीजर डिफाइन किया हुआ है पहले से, आप उसको फॉलो करेंगे। भाई आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग के अंदर आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए जो जो आपको स्टेप्स दिए गए पहले आपको, या उसके जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, ना कि रैंडम पाथ या पर्सनल बायस यानी अपने खुद के पूर्वाग्रह पर डिपेंड होना। अब आप वहां पर मान लो कि जब एक रीजनिंग का आप समय और
समय का जब टॉपिक पढ़ेंगे टाइम का, तो उसके लिए बताया हुआ होगा कि भाई घड़ी का जो कांटा है वो इस समय पर इस समय पर या इतने घंटे और इतने मिनट पर है, तो उसका मैं इतना इतना डिग्री कौन बनेगा। तो ये चीज़ों के लिए पहले से प्री डिफाइंड रूल्स है, आप उनको पढ़ेंगे। आप ये सारे पढ़ने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा नहीं मन में जो आया वो चीज़ आप डिफाइन कर लो, ये चीज़ इसमें नहीं आती है। तो उम्मीद करता हूं आपको सिस्टमेटिक थिंकिंग क्या होता है वो समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं रीजनिंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहली होती है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग क्या होती है, तो इसका मेन जो फोकस होता है वो होता है वर्ड्स, लैंग्वेज और, ठीक है, ये जो मौखिक है ना वर्बल रीजनिंग, इसके अंदर बात कर रहा हूँ। वर्ड्स, लैंग्वेज और लॉजिक पर ये फोकस करता है। आपका जो भी वर्ड बोले जा रहे हैं या जो भी लैंग्वेज यूज की जा रही है और जो भी लॉजिक्स है ना उस पर ये फोकस करता है। कंसेप्ट और उनके रिलेशनशिप को ये क्या करता है, एनालाइज करता है। कंसेप्ट और जो भी रीजनिंग है ना, उनको रिलेशनशिप है ना, उनको क्या करता है, ये एनालाइज करता है वर्बल रीजनिंग में। एनालॉजी की अगर अगर अपन बात करें, जैसे इंडिया, दिल्ली, चाइना, और मतलब ये कह रहा है कि जिस प्रकार से इंडिया का रिलेशन दिल्ली से है उसी प्रकार से चाइना का यहाँ पर बीजिंग से है। तो ऐसे करके यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो यहाँ पर वर्बल यहाँ पर जो रीजनिंग होती है वो आपका वर्ड, लैंग्वेज और लॉजिक पर क्या करती है, फोकस करती है। नॉन वर्बल की बात करते हैं, इसके अंदर इमेज, डायग्राम और पैटर्न पर बेस्ड ये यहाँ पर कंसेप्ट होती है रीजनिंग की। विजुअल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है। अब आपने देखा होगा जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि भाई पहली इमेज जो है वो ऐसे जा रही है, ठीक है, दूसरी इमेज जो है वो आपके मान लो कि ऐसे जा रही है, तीसरी इमेज जो है मान लो कि वो ऐसे जा रही है, तो अब अगली इमेज जो है वो कहाँ पर जाएगी। तो इस इमेज के बेस पर आप अगला यहाँ पर जो डिसाइड लेंगे कि भाई ऐसे जाएगी। तो ये चीज़ क्या हो रही है भाई, ये आपकी जो है नॉन वर्बल यानी इमेज या डायग्राम में विजुअल जो है आपकी चीजें दिखाई जाती हैं उसको आप सोल्व करते हैं। तो ये चीज आती है नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर। और वर्बल के अंदर आपके वर्ड्स, लैंग्वेज और लॉजिक पर आप क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ध्यान रख लेना। तो ये सीरीज कंप्लीशन यानी सीरीज अभी मैंने बताया पहला, दूसरा, तीसरा इमेज था, आप चौथा इमेज यानी उसकी पूरी सीरीज को सोल्व करने में हेल्प कर रहा है आपको। तो ये चीज आपके इसके अंदर आ गई है, ध्यान रखना। मिरर इमेज वाला हो गया, दर्पण वाला, तो ये सब चीजें आपकी क्या होती है, नॉन वर्बल है। वर्बल में वर्ड्स, लैंग्वेज और लॉजिक पर आपके फोकस किया जाता है, ध्यान रखना। तो ये रीजनिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दो प्रकार के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। अब बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है आपका, ठीक है। डेटा व्याख्या यानी डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन वह प्रोसेस होती है जिसमें डेटा को टेबल्स, चार्ट्स या ग्राफ के रूप में एग्जामिन और एनालाइज करके मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाले जाते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, डेटा इंटरप्रिटेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डेटा को टेबल्स, चार्ट्स या फिर ग्राफ के रूप में एग्जामिन और एनालाइज करके मीनिंगफुल कंक्लूजन में क्या किया जाता है, निकाला जाता है। यानी आपके पास डेटा है ना, उसको आप या तो आप टेबल में या फिर कोई एक बड़ा चार्ट हो सकता है उसमें, या फिर कोई ग्राफ बना सकते हैं आप उसमें। तो उसमें आप क्या करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, यानी उसको आप क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। और उसके बाद में आप उसका क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई अच्छा ये जो हमारे पास इतना सारा जो डेटा था हमने इसको टेबल्स में डाला और टेबल को में डालने के बाद हमें इसका ये रिजल्ट मिला है। तो वो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। यह न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी संख्यात्मक क्षमता को एनालिटिकल स्किल का कॉम्बिनेशन है। यह न्यूमेरिकल एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है, एनालाइज करने की स्किल और जो भी न्यूमेरिकल जो स्किल है उन दोनों का ये क्या कर सकता है, कॉम्बिनेशन है यहाँ पर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। अब बात करें आपके क्रूशियल स्किल्स के अंदर महत्वपूर्ण कौशल कौन कौन से हो सकते हैं। पहला था न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें कैलकुलेशन हो गया, परसेंटेज निकालना, एवरेज को एक्यूरेटली हैंडल करना, ये सब आते हैं न्यूमेरिकल में। अगर अपन सेकंड की बात करें जो कि होता है एनालिटिकल, इसके अंदर ट्रेंड्स, पैटर्न और रिलेशनशिप को क्या करता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। ट्रेंड्स, पैटर्न और जो भी रिलेशनशिप होती है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है एनालिटिकल में। कैलकुलेशन, परसेंटेज और एवरेज को एक्यूरेटली हैंडल करने का काम न्यूमेरिकल एबिलिटी में आता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है टीचर के लिए, तो टीचर स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटा जिसमें मार्क, अटेंडेंस, सर्वे रिजल्ट को एनालाइज करके टीचिंग स्ट्रेटजी को क्या करता है, अपने अच्छे से इम्प्रूव करता है। क्या करता है, उसको इम्प्रूव करता है, ध्यान रखना। क्योंकि जो डेटा उसके पास होगा स्टूडेंट्स का, उसको यूज करके वो जो भी उसका परफॉर्मेंस का है ना भाई, उसके कितने मार्क्स आए हैं, उसके अटेंडेंस कितने प्रतिशत थी, और सर्वे करने के बाद जो भी रिजल्ट बना है उसको एनालाइज करता है और उससे अपने जो भी टीचिंग स्ट्रेटजी है ना उसको वो क्या कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। अब आता है आपका हायर ऑर्डर स्किल, उच्च स्तरीय कौशल क्या होता है। हायर ऑर्डर स्किल की बात करते हैं पहले अपन,
तो हायर ऑर्डर स्किल उन कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी संज्ञानात्मक क्षमताओं को संदर्भित करते हैं जो सिंपल मेमोरीज से एबव होते हैं, जो सिंपल मेमोरीज होते हैं उससे भी एबव होते हैं, ध्यान रखना। तो ऐसी कॉग्निटिव एबिलिटीज या स्किल, मतलब हायर ऑर्डर स्किल जो है वो एक ऐसी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है जो सिंपल मेमोरी से एबव होती है, मतलब एबव होती है, मतलब एक नॉर्मल माइंडसेट होता है उससे भी एबव होती है ये स्किल जो होती है वो कॉम्प्लेक्स टास्क यानी जटिल कार्य जैसे एनालाइज करने का, उसको इवोल्यूशन करने का, एप्लीकेशन हो गया और क्रिएशन के लिए क्या होती है एक प्रकार से एसेंशियल मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। ये स्किल कॉम्प्लेक्स टास्क जैसे एनालाइज करना, इवोल्यूशन, एप्लीकेशन हो गया और क्रिएशन हो गया, इन सभी के लिए एसेंशियल मानी जाती हैं। अब देखिए कि जो आपके हायर ऑर्डर स्किल की प्रमुख उच्च स्तरीय कौशल की बात करें, पहला आता है आपका क्या, क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको आलोचनात्मक सोच कहा जाता है। आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी यानी वैधता, एविडेंस की रिलायबिलिटी और पर्सनल बायस को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी जो होती है वो उसको कहते हैं, अपन उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग में आर्ग्यूमेंट की जो भी वैलिडिटी होती है ना, एक आर्ग्यूमेंट आपने जो भी डिसाइड किया है तो उसकी जो भी वैलिडिटी है, जो भी आपने एविडेंस कलेक्ट किया तो उसकी जो रिलायबिलिटी यानी वो कितना सही है एविडेंस आपने जो कलेक्ट किया है, और पर्सनल बायस जो आपके व्यक्तिगत जो मत होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी होती है क्या, क्रिटिकल थिंकिंग। सेकंड आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, पॉसिबल सॉल्यूशंस को जनरेट करना और बेस्ट सॉल्यूशन को क्या करना, इवोल्यूट करना, ये सब किसके अंदर आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आते हैं। प्रॉब्लम को पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, पॉसिबल सॉल्यूशंस को आप जनरेट करते हैं और उसके बाद उसके बेस्ट सॉल्यूशन को आप इवेल्युएट करते हैं, तो ये आता है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में। फिर आता है डिसीजन मेकिंग में यानी निर्णय लेने से संबंधित क्षमता के अंदर, तो अवेलेबल इंफॉर्मेशन के आधार पर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करना। डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या करते हैं, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके आधार पर आप क्या करते हैं, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को क्या करते हैं, चूज करते हैं, वो होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, तो देखो हायर ऑर्डर स्कूल स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड चैलेंजेज और जॉब मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी के लिए क्या करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, ध्यान रखना। हायर ऑर्डर स्किल जो होती है वो क्या करती है, एक नॉर्मल माइंडसेट से अबव की प्रोसेस है, आपको भी पता अभी हमने बताया था यहाँ पर। तो ये स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड के अंदर जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं ना, और जो भी जॉब मार्केट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी यानी आपको जॉब के लिए मार्केट के अंदर किस किस कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करना है, तो उसको लेकर यहाँ पर क्या करता है, इंट्रो देता है। तो ये आपके किसके अंदर आता है, वो आता है आपके हायर ऑर्डर स्किल के अंदर। एक तो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने का रिलेटेड, और उन जो भी इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके, आपके अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है वो इसके अंदर आता है डिसीजन मेकिंग में। तो ये होते हैं आपके चैप्टर नंबर 13, जिसके अंदर मैंने रीजनिंग के कंसेप्ट को जाना है। क्या जाना था हमने, सबसे पहले रीजनिंग को देखा था कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जो आपके लॉजिकल और सिस्टमेटिक रूप से जो है सोचकर एक कंक्लूजन या सॉल्यूशन निकालने की प्रोसेस होती है। ये क्रिटिकल और एनालिटिकल जो एबिलिटी होती है उसको क्या करते हैं, एनहांस करती है। फिर मैंने आपको बताया कि क्लास के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें हेल्प करती है, फिर डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है, और जो उसके थॉट होते हैं उसकी भी क्लियरिटी को ये क्या करती है, डिसाइड करती है। फिर मैंने बताया सिस्टमेटिक थिंकिंग क्या करते हैं, जिसके अंदर किसी भी प्रोसेस को फॉलो करने से पहले उसके लिए जो डिफाइंड वे होते हैं उसको या प्रोसीजर को क्या करते हैं, मेथड को फॉलो करते हैं। इसमें रैंडम पाथ या बायस नहीं सेलेक्ट होते हैं। फिर मैंने बताया रीजनिंग दो टाइप की होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल वो होती है जिसमें वर्ड, लैंग्वेज और लॉजिक आधारित होते हैं आपके, ठीक है, कंसेप्ट और उनके रिलेशनशिप को एनालाइज किया जाता है आपके, जैसे इस टाइप का। और नॉन वर्बल के अंदर मैंने आपको बताया जो कि विजुअल, डायग्राम, इमेज या पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो रीजनिंग के अंदर, नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। ये विजुअल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया डेटा इंटरप्रिटेशन, जो इसका मुख्यतः जो काम है वो क्या करता है, किसी भी डेटा को टेबल, चार्ट या ग्राफ में डाल के एग्जामिन करता है, फिर एनालाइज करके उसका आउटपुट मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालते हैं, वो आता है इसके अंदर आपके, ठीक है। फिर मैंने आपको क्रूशियल स्किल्स के अंदर बताया था दो प्रकार की, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो ये आपके कैलकुलेशन, परसेंटेज और एवरेज को क्या करता है, एक्यूरेटली हैंडल करता है, ये इसको एक्यूरेटली हैंडल करता है, ध्यान रख लेना। और एनालिटिकल स्किल की बात करें तो ये जो भी ट्रेंड्स होते हैं, पैटर्न होते हैं और जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्रूशियल स्किल के अंदर आते हैं आपके। फिर मैंने आपको हायर ऑर्डर स्किल बताई, जिसमें हायर ऑर्डर स्किल्स होती है वो एक प्रकार की ऐसी कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है, उनको रिप्रेजेंट करता है जो सिंपल मेमोरी से एबो होती है, जो सिंपल मेमोरी उससे भी ये ऊपर होती है। अब हायर ऑर्डर स्किल आपके जो भी की के मतलब जो भी हायर ऑर्डर स्किल क्या है उसके अंदर यहाँ पर पहला था क्या,
क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो क्या करती है, आर्ग्यूमेंट की जो वैलिडिटी, एविडेंस की जो रिलायबिलिटी होती है और जो पर्सनल बायस होता है उसको क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी है क्या, क्रिटिकल थिंकिंग, ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। इसके अलावा जो पॉसिबल सॉल्यूशंस है उनको जनरेट करना, जो पॉसिबल सॉल्यूशंस उसको जनरेट करना और बेस्ट सॉल्यूशंस को इवेल्यूट करना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में आते हैं। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके आधार पर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस को चूज करना, ये आता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चंस को लेकर। पहला प्रश्न है आपका, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग में सिस्टमैटिक थिंकिंग का क्या मतलब है। तो जो भी चीजें पहले से डिफाइंड की हुई यानी मेथड और जो भी प्रोसीजर जो पहले से डिफाइंड है उनको आप फॉलो करना, ये किसके अंदर आता है, सिस्टमैटिक अप्रोच थिंकिंग के अंदर आता है आपके। दूसरा प्रश्न है, हायर ऑर्डर स्किल छात्रों को किस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए तैयार करता है। तो हायर ऑर्डर स्किल जो होती है वो रियल वर्ल्ड में जो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी यानी जो भी जॉब मार्केट के अंदर उसको यहाँ पर क्या करती है, हेल्प करती है एनालाइज करने में। थर्ड क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन समस्याओं को हल करने के लिए कौन सी क्षमता तक पहुंचने में हेल्प करते हैं आपके। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन जो होता है वो आपकी प्रॉब्लम को हेल्प करने के लिए कौन सी जो है क्षमता आपके जो है डिजर्व करता है। तो ये होते हैं आपके किसके अंदर, एनालिटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, जिसमें डेटा को अपन टेबल्स और जो भी ग्राफ वगैरह होता है उसके अंदर डाल के उसको एनालाइज करते हैं, फिर आउटकम निकालते हैं उसका। फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वर्बल रीजनिंग का इनमें से कौन सा एक उदाहरण है। तो वर्बल के अंदर क्या होता है भाई, तो इमेज आ गया, नहीं होगा, ये तो नॉन वर्बल में है। एनालॉगी और जो भी वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है तो ये आपके इसके अंदर आ जाती है, बी वाला ऑप्शन। आकृतियां जो होती है वो इमेज है तो ये इसके अंदर नहीं आएगी। केवल श्रृंखला यानी ओनली नंबर तो वो भी इसमें नहीं आएगी, इसमें एनालॉगी भी आएगी और क्लासिफिकेशन भी आएगा आपका, बी ऑप्शन। पांचवा प्रश्न, एक शिक्षक के लिए तर्क शक्ति का क्या महत्व है। तो तर्क शक्ति का क्या महत्व है भाई, कक्षा के अंदर जो भी आपके मतलब जो भी क्लास प्रॉब्लम्स है उनको हल करने के लिए और उनको निर्णय लेने में मदद करने में हेल्प करता है। छठवां प्रश्न है आपकी, क्रिटिकल थिंकिंग में कौन सा कार्य शामिल है। आलोचनात्मक सोच में इनमें से कौन सा कार्य जो है वो शामिल किया जाता है। तो आलोचनात्मक जो थिंकिंग यानी क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें तर्क की वैलिडिटी और जो भी प्रूफ है यानी आपके एविडेंस है उनकी रिलायबिलिटी का विश्लेषण करना क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आता है। क्रिटिकल थिंकिंग में वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस जो होते हैं वो आपके कवर किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 13वां चैप्टर जो है वो क्लियर हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि अभी तक की जो जर्नी है वो आपके लिए बहुत ही बेटर रही होगी। अब आप सभी का काम अभी तक के लिए भी अभी नहीं किया है तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक की जर्नी में मेरे साथ रह चुके, चैप्टर नंबर 13 तक आ चुके, इसका मतलब आप बहुत ही मजबूत और एक डिट्टार आदमी हैं जो अपनी जीत के लिए और ही हिम्मत के साथ यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हैं। और यहाँ तक आने का मतलब है कि आप अपनी जीत की ओर बहुत तेज़ी से अब अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि किसी चीज़ को कंटिन्यू फॉलो करना और उसको फॉलो कर रहे हैं तो वही आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी जीत की ओर बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो चलिए माता रानी का जयकारा लगाइए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर।